नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजीव अग्रवाल रायगढ़ के पूर्व विधायक, जननायक स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार अग्रवाल जी की परंपरा से आते हैं और आज न केवल चिकित्सकीय पेशे में बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उनकी अपनी एक सोच है। और इस क्षेत्र के विकास को लेकर, इस क्षेत्र में जो भी घटित हो रहा है उसको लेकर तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जननायक जी की पुण्यतिथि है, तो ऐसे वक्त में जब 15 साल गुजर गए हैं तो किस रूप में उनको आप याद करना चाहेंगे? हालांकि वो आपके पिता हैं, लेकिन अगर उनके अवदानों को लेकर बात करें तो। मैं आज हमारे पिताजी को अपना आदर्श मानता हूं और उनके कार्य, उनके सिद्धांत, उनके विचारों को मैं अपने आत्म विश्लेषण करते हुए अब ग्रहण करने का भरपूर प्रयास करता हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आखिरी सांस तक अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारधारा के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, कहीं समझौता नहीं किया। और यही मैं भी चाहूँगा कि मैं अब इस लाइन में आगे उनके सिद्धांतों के अनुसार चलूँ। किसी ज़माने में सीएम रहे अजीत जोगी जी ने हमारे फादर के लिए कहा था, विधानसभा में अपने जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, राम कुमार अग्रवाल जी मतलब सिद्धांत प्लस संघर्ष इज इक्वल टू राम कुमार अग्रवाल। और यही इनके जीवन का मूल रूप था और उसी रूप में मैं उन्हें याद करता हूँ। उनके संघर्ष के, उनके कार्यों को, इस शहर के लिए, किसानों के लिए, एजुकेशन के लिए उनकी जो प्रयास, मेहनत और सफलता थी, उन्हें मैं याद करता हूँ। और आज जब कभी भी किसी छोटी दूसरी जगह से लोग पिताजी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा यहाँ पे किया था, तो हमें बड़ा गर्व होता है उनके पुत्र होने पर। अभी रिसेंटली मुझे एक छोटी सी बुक प्राप्त हुई जो संघदेव मिश्रा जी ने घरगोड़ा में पब्लिश की थी और उनके पिताजी के उनके याद के रूप में उन्होंने उसे किया था। उसमें अपने स्मरण में उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि एक ज़माने में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किसानों और आदिवासियों के लिए आंदोलन हुआ था। उनकी ज़मीनें सरकारी आग में फंसकर उनके ऊपर नोटिस जारी करना और लगान का मांगा गया था। तब समाजवादी नेता के रूप में पिताजी ने लंबा और ज़बरदस्त संघर्ष करते हुए वहाँ पर उन्हें राहत दिलवाई, उनकी ज़मीनें वापस दिलवाई और लगान मुक्त करके उन्हें मुआवजा भी 32 लाख रुपए का प्रदान कराया। यह सब सुन के हमारा खून बढ़ जाता है, हमें गर्व होता है उनके पुत्र होने पर। जी, निश्चित तौर पर अगर जन संघर्षों की बात करें तो राम कुमार जी और जन संघर्ष दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। अगर इस क्षेत्र में बात करें, औद्योगिकीकरण जब शुरू हुआ तब से लेकर उनकी चिंता जो थी यहाँ के पर्यावरण को लेकर, यहाँ के किसानों की ज़मीनों को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर रही है। लेकिन जब आज इतना वक्त गुजर चुका है, तकरीबन 35 साल का वो दौर जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था और अब जो हम देखते हैं तो किस तरह की परिस्थितियाँ देखते हैं? कहीं कोई ऐसी कोई जन संघर्ष की आवाज़ कहीं आपको महसूस होती है? उनके जाने के बाद कितनी बड़ी रिक्तता आप देखते हैं? सन 90 में जब यहाँ औद्योगिकरण स्टार्ट हो रहा था, हमारे पिताजी ने शुरू में यह समझकर कि इससे हमारे युवाओं को, हमारे लोकल लोगों को, हमारे रायगढ़ को विकास की धारा मिलेगी और लाभ होगा, तो वो उनके प्रो थे और वो उनकी मदद भी उन्होंने की। पर धीरे धीरे समझ में आया ये उद्योगपति सिर्फ शोषण करेंगे हमारे युवाओं का, हमारी ज़मीन का, हमारी संस्थाओं का, हमारे संसाधनों का और इसके अलावा वातावरण का, जल, ज़मीन, जंगल सब ये बर्बाद करेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा इस रायगढ़ की जनता को। इस दूरदर्शिता के कारण, ये अनुभव होने के कारण उन्होंने उसका विरोध, नैतिक विरोध किया। उन्होंने कभी भी उद्योगों का विरोध नहीं किया। यह एक उद्योगपतियों का गलत प्रपंच फैलाया हुआ है कि वो उद्योग के विरोध में थे। वो उद्योग के विरोध में नहीं थे, वो उद्योगपतियों के द्वारा जल, जमीन, जंगल के शोषण के विरोध में थे। वो विरोध करते थे हमारे युवाओं को नौकरी न देने के लिए। उनका हमेशा ये प्रयास रहता था कि आप जो विकास कर रहे हैं उसमें हमारे यहाँ के लोगों की जन भागीदारी हो,
हमारे यहाँ के युवाओं की, बेरोजगार की, सबकी जन भागीदारी हो, जिसके लिए उद्योगपति मुकरता था, जिससे वह नहीं चाहता था कि यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करे, जो आज तक स्थिति बनी हुई है, और वो उसके बारे में संघर्ष करते थे। न मालूम क्यों, हो सकता है कि उनकी दूरदर्शिता थी ये, पर तत्कालीन जनता और समय जो उस समय थे नेतागण थे, किसी भी कारणवश उस महत्वपूर्ण बात को समझ नहीं सके, उसकी गंभीरता नहीं समझे, और उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। आज शहर का हर बच्चा पर्यावरण से परेशान है। हर व्यक्ति, नेताओं को तो छोड़ दीजिए, उनका तो कुछ रहता ही नहीं है, कुछ करने को नहीं रहता, पर हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने स्वास्थ्य को लेके, इस प्रदूषण को लेके चिंतित है, और भविष्य को लेके सशंकित है कि क्या होगा नहीं मालूम। पर अब चूँकि हमारे माननीय मंत्री महोदय जो अपने ओपी चौधरी जी हैं, पर्यावरण मंत्री बने हैं, यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, एक सशक्त नेता हैं, तो यहाँ की जनता और हम सब उम्मीद करते हैं ये इसमें आगे बढ़ेंगे और अपने वादे के अनुसार पर्यावरण के लिए उचित करने के लिए और प्रदूषण मुक्त रायगढ़ बनाने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। इस आशा में तो मैं तो बैठा हूँ और शायद जनता भी बैठी है। जी, आपने कहा कि नेताओं को एक बार छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दें नेताओं को? चुनते तो हम हैं, अपने जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, चाहे स्थानीय स्तर पे हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का, प्रत्याशी हम चुनते हैं। तो क्यों छोड़ दें उनको? उनकी भूमिका क्या रही है अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद इन 25 सालों में, खास तौर पर यहाँ के बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन को लेकर, यहाँ बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर, यहाँ किसानों की ज़मीनों के हो रहे दोहन को लेकर, जल जंगल ज़मीन की अगर हम बात करें, इसके पूरी तरीके से दोहन को लेकर। बिल्कुल ठीक बोलते हैं। नेताओं का सिलेक्शन हम करते हैं, हम चुनते हैं, हम वहाँ पहुँचाते हैं, पर ये एक दस्तूर होता है आज की जो डेमोक्रेसी में। और जो इंडियन नेताओं का जो है उसके बारे में एक सिंपल सी बात यह है, जब वो ज़मीन में रहते तो चारों तरफ उन्हें बुराइयां, जब विपक्ष में रहते हैं और ज़मीन में रहते हैं तो चारों तरफ उनको बुराइयां नज़र आती हैं। उन्हें नज़र आता है चारों तरफ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, प्रदूषण है। पर जैसे जैसे जो ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको दृष्टि दोष होते जाता है और ये सारी चीज़ें उन्हें छोटी दिखने लगती है और दूसरे अपने महत्व, अपने लाभ की चीज़ें उन्हें बड़ी दिखने लगती है। ये एक बेसिक वजह है। ये किसी पार्टी विशेष की आदत नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत पर्सन के लिए नहीं है, ये 99% नेताओं के लिए और हर पार्टी के लिए एकदम कटु सत्य है। तो फिर ओपी चौधरी जी से उम्मीद इतनी क्यों है? ओपी चौधरी के इसलिए कि उनका एक परिवेश, जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से वो राजनीति में आए हैं और जो उनका प्रेजेंटेशन और जिस तरह की वो एक अपनी भूमिका अपनी शो कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो अन्य नेताओं से कुछ तो अलग होंगे। मैंने 99% कहा था, ये 1% में है, तो इसलिए इनसे उम्मीद की जा सकती है। क्या इसलिए भी क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो ब्यूरोक्रेट की रही है? ये तो नहीं कहा जा सकता। ब्यूरोक्रेट कभी ईमानदार नहीं रहा। अगर ब्यूरोक्रेट ईमानदार होता तो देश की हालत नहीं होती। लेकिन मैं पर्टिकुलर उसके बारे में कह सकता हूँ कि उससे उम्मीदें की जा सकती है, वो एक अलग है। एक जनरल ब्यूरोक्रेट्स के बारे में नहीं बोल सकता। हाँ, चूँकि वो ब्यूरोक्रेट्स है इसलिए उनकी सोचने समझने का ढंग, उनके कार्य करने का ढंग और लोगों से अलग होगा और साइंटिफिक होगा, अप्रोच अच्छी होगी बात काम करने की। इसका रिजल्ट एक पढ़े लिखे होने की वजह से और सब जानकार होने की वजह से वो तो होगा जी, वो स्वीकार करते हैं। जी, अगर हम देखें तो अब विकास की हम परिस्थितियाँ देखें तो अब लगभग 1.25 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए और ये कहा जाता है कि साहब डबल इंजन की सरकार और अब जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए या पंचायत के चुनाव ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। अब जो विकास को आप देख पा रहे हैं तो क्या कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, विकास के बारे में अभी कुछ तो बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्रश्न है कि अगर आप आम आदमी के दुख को या उसके आंसू को नहीं पहुंच सके तो वो विकास अधूरा बेईमानी है। आज भी शहर में जो विकास हो रहा है इसमें दो मत नहीं है कि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का दिख रहा है, पर यह भी उतना ही कटु सत्य है कि आम आदमी की आंखों में आंसू अभी भी बह रहे हैं, जिसको पहुंचने के लिए कोई भी सरकारी प्रयास या किसी का भी कोई प्रयास नहीं है। और मेरा यह मानना है, अगर एक भी आंसू किसी की आंख में रहता है और पहुंचने में असमर्थ हैं, आप असक्षम हैं,
तो ये विकास की कोई उपयोगिता नहीं है। थोड़ा सा इसको विस्तार से जानना चाहेंगे कि आम आदमी की आंखों में आंसू अगर आपकी बात कहते हैं, जिसे सिस्टम ठीक करे या हमारे नेता ठीक करें जिनको हमने चुना है, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आम आदमी जो है की आंखों में आंसू आ गए? एक सिंपल सी बात है, आम आदमी की ज़िंदगी में स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध हवा, शुद्ध वाहन, मतलब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो उनकी होनी चाहिए और उसी से उसकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं। सिस्टम का भ्रष्टाचार पिछली सरकार के कंपैरिजन में अब और बढ़ गया है। आम आदमी कलेक्ट्रेट या तहसीलदार किसी के चक्कर में फंस गया तो बिक जाता है। ये जो सारी तकलीफ़ें हैं, इस आम आदमी को आँख बंद करने के लिए मजबूर कर देती है। वो देख नहीं पाता चारों तरफ के विकास को, वो अपने उसमें उलझा हुआ है। और ये सच है, हॉस्पिटल की स्थिति या हेल्थ की स्थिति कैसी है, सर्विसेज की सबको मालूम है। एजुकेशन की स्थिति प्राइवेटाइजेशन की वजह से है, सरकारी स्थिति क्या है सबको मालूम है। ट्रांसपोर्टिंग की चारों तरफ जिस तरीके से वो है, रोडों की हालत है, वो सबको मालूम है। प्रदूषण में हम गैस चैम्बर में रह गए, ये सबको मालूम है। साहब, अंगली काट के कोई शहीद नहीं बन सकता। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं सारे शहर के लिए। एक छोटे से उद्यान को लगाकर आप शहर के प्रदूषण को बराबर कर लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रयास होना चाहिए था कि प्रदूषण ख़त्म हो, प्रदूषण ख़त्म पे कंट्रोल हो। तो मेरे ख्याल से औद्योगिक ये ऑक्सीजन जोन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन जोन बनाने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छा है, किया है, प्रयास है। चलो हम समुद्र से एक लोटा तो पानी कम कर सके, बुराई प्रदूषण का एक हिस्सा कम कर पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। मेन है आपको जड़ में मट्ठा डाल के इस प्रदूषण के ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप सूखते पेड़ की पत्तियों पे पानी डालेंगे तो पेड़ पर नहीं पनपेगा, उसकी जड़ में पानी डालना पड़ेगा कि वह पेड़ हरा भरा हो। आपको प्रदूषण के कारणों पर, प्रदूषण पर जो कारण है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रदूषण को रोकना पड़ेगा, तब ये छोटे छोटे ऑक्सीजन ये है, ये रामबाण का काम करेंगे। पर अगर प्रदूषण पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, हजारों टन राख पर डे निकलता है, कहाँ कहाँ जैसे जाता है, ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं किस तरीके से कहाँ बह रहा है, किस तरीके से हमारी आंखों में सारा ये राख जा रही है, शरीर में राख जा रही है, घरों में छत में काला होते जा रहा है, ये हम सबको मालूम है। ये मेरा कहना है। जो आंसू पोंछने की बात कर रहा हूँ आम आदमी की, इन आंसुओं को पोंछिए, तब सब चीज़ का हल है। जी, अभी ओपी चौधरी जी ने हाउस में कहा था, ये बात जानकारी दी है, जैसे कि फ्लाई ऐश को लेकर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन को जब होता है तो कहाँ निश्चित जगह पे जो है जियो टैगिंग होगी और वाहन जो है जीपीएस के तहत ट्रैक किए जाएंगे, कहीं इधर उधर तो नहीं फेंक रहे हैं, और उनको जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये अभी बात हो रही है। अब एक चीज़ और जानने की जिज्ञासा है कि अभी जिस तरीके से परिस्थितियाँ हैं, तो समाज सेवा का एक बड़ा चलन निकल पड़ा है, फैशन निकल पड़ा है। क्या बदलते समय के साथ इनकी भी परिभाषाएं बदल रही हैं? क्या लगता है आपको? आप भी इस क्षेत्र से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक है, जिस तरह से औद्योगिकरण, व्यावसायीकरण और जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटर युग में हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों के सोचने समझने का ढंग, कार्य करने का ढंग बदलते जा रहा है और बदलेगा भी। एक सतत प्रोग्रेस है वो, ये एक विकास जिस तरीके से होता है। और सब चीज़ों में नैतिकता की गिरावट आई है, तो इस चीज़ में भी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। पर मेरा मानना ये है, मैं आपके माध्यम से सक्षम लोगों के पास ये मैसेज भी देना चाहता हूँ। ये जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो सैकड़ों की तादाद में हैं अपने शहर में ही, और ये भरपूर काम भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लोकहित का भी काम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, टुकड़े टुकड़े में करते हैं। मैं ये चाहता हूँ, इस सक्षम लोगों के माध्यम को आप तक माध्यम से पहुंचकर बोलना चाहता हूँ, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करिए। इस समाज सेवा जितनी संस्थाएं हैं सबको ऑर्गेनाइज करिए, और ऑर्गेनाइज करके हर साल एक बड़ा बेड़ा पूरे अपने शहर के लिए, समाज के लिए, जिले के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाइए, जिससे कि एक मूलभूत समस्या उस जिले की ख़त्म हो और उसमें सबकी भागीदारी हो।
जो टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी जगह में कुछ कुछ पैसे खर्च करके ये जो थोड़ा थोड़ा सेवा का कार्य कर रहे हैं, बजाय इसके सब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं, एक जो सक्षम लोग हैं उनके संरक्षण में, और अपनी अपनी भूमिका अदा करें, और एक बड़ा पार्ट, एक बड़ी जवाबदारी अपने इसकी ख़त्म करें। जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ जो मेरी मन में है कि सपोज जैसे प्रदूषण एक बहुत व्यापी समस्या है, प्रॉब्लम है। अब इसका हल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वृक्षारोपण करते हैं, जो विश्व दिवस आता है, पर्यावरण संरक्षण दिवस आता है, उसमें हम वृक्षारोपण कर देते हैं और अपनी जवाबदारी कंप्लीट मान लेते हैं। मैं कहता हूं अगर एक सेंट्रल बॉडी ये डिसाइड करे कि अपने को इस साल उस दिन क्या करना है, एक लंबी रोड, सपोज रायगढ़ से लेके घरघोड़ा तक 30 किलोमीटर की रोड है, 30 किलोमीटर एक तरफ, 30 किलोमीटर दूसरी तरफ, दो मतलब 60 किलोमीटर की आपको वृक्षारोपण की ज़रूरत है। आप सभी उद्योगों को और सभी समाज सेवी संस्थाओं को ये जवाबदारी दें कि आप 2-2 किलोमीटर तक, मतलब 20-40 जो भी गवर्नमेंट का जो बॉटनिकल स्पेशलिस्ट रहते हैं जो बताएं, उसमें वृक्षारोपण आप करिए रोड के दोनों ओर। तो मैं सोचता हूँ एक साल में सारी संस्थाएं थोड़ा थोड़ा वृक्षारोपण भी करेंगी तो एक साल के अंदर रायगढ़ से लेके घरघोड़ा तक दोनों रोड की तरफ बड़े बड़े पेड़ लगते दिखेंगे आपको। मैं ये चाहता हूँ, बजाय इसके कि कोई स्कूल में लगा दिया 2 पेड़, कोई किसी गार्डन में लगा के फ़ोटो खींच लिया। मैंने तो ये देखा है साहब कि रोज़ गार्डन में जहाँ डीएफओ के अंडर में काम करता है वहाँ प्लांटेशन करके फ़ोटो खिंचवाए। तो इसकी बजाय अगर एक उद्योगक जितने हैं, उद्योगों को बोला जाए कि आप इस 2 किलोमीटर के रेडियस में आप वृक्षारोपण करेंगे, आप और को कहीं नहीं करना है। इस प्रकार से एक संस्था को बोलें कि एनजीओ को कि आप सर ये आधा किलोमीटर के में आप करिए और उसमें उसका नाम दीजिए। मान लीजिए एक उद्योगपति ने उसमें किया है उस वृक्षारोपण, तो उस जोन को उसका नाम दीजिए, उसमें वृक्षारोपण करेगा, उसका संरक्षण करेगा और वृक्ष को बड़े होते तक संभाल के रखेगा, ये उसकी जवाबदारी हो। तो अगर हम हर साल एक एक प्रोजेक्ट ले और तो चारों तरफ जितने नेशनल हाईवे हैं, मेरे ख्याल से रोड के दोनों तरफ प्लांटेशन 4-5 साल में आपको दिखने लगेंगे और ये सार्थक होगा, बजाय रोज गार्डन में 2 पेड़ लगाने के। इस प्रकार से मेरा कहना है कि अगर जो अथॉराइज एजेंसीज हैं, जो पावरफुल एजेंसीज हैं, वो योजना बनाकर इस तरीके से कार्य करें और सारे एनजीओज को एक साथ काम करवाएं, सारे उद्योगपतियों को एक टारगेट बना के दें कि आपको यही काम करना है, तो उनके पैसे का, उनकी मेहनत का एक सार्थक रूप शहर को मिलेगा और उसका विकास होगा। जी, बजाय फिर वही बोलना चाहता हूँ रोज गार्डन। जी, निश्चित तौर पर पर्यावरण की बेहतरी के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से विनाश हो रहा है जंगल का उसके समानांतर। लेकिन साथ साथ जो आपने कहा संरक्षण बहुत ज़रूरी है, खाली वृक्षारोपण कर दिया आपने तो कोई महत्व नहीं है, संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अब आपसे एक चलते चलते एक सवाल करना चाहेंगे। आपका पूर्वानुमान जो है बहुत स्ट्रांग रहता है पॉलिटिकल मामलों में, ख़ासतौर पर चुनाव के वक्त। आपने इससे पहले विधानसभा चुनाव में 30,000 का आंकड़ा दिया था। हम मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं असहमत था, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, आप सही थे। तो अभी जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है या विपक्ष की जो स्थिति है, उसको लेकर क्या पूर्वानुमान आपको लग रहा है? कब तक सारी स्थितियां जो है बेहतर ढंग से दिखाई देंगी? भाई ये मेरा मानना है कि अभी जो सरकार है जिस तरीके से चल रही है, कहीं न कहीं वो लड़खड़ाएगी। वजह यह है कि मैं आम आदमी से जब बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो वह इनकी कुछ एक्टिविटीज़ से हर वर्ग नाखुश है। रायगढ़ से लेकर रायपुर तक में जब भी चर्चाएं होती है तो नाखुश है, और ये स्वाभाविक है कि सत्ता के विरोध में लड़ने का अब किसी में मादा नहीं रहा, तो कोई अभी इसका विरोध नहीं करेगा, विरोध दिखेगा नहीं। पर मेरा यह मानना है विपक्ष आखिरी के 2 सालों में संगठित होगा, आगे बढ़ेगा और मैदान में आएगा। अभी तो ऐसा है कि फुटबॉल के मैदान में एक ही टीम फुटबॉल खेल रही है, दोनों तरफ के गोल उसके हाथ में है, लेकिन ये सामना आएगा। इतना इजी और इतना रसगुल्ला भी नहीं रहेगा। जी,
जी। सरकार के लिए। सरकार बंद हो सकता है रिपीट हो, पर डिफ़िकल्टी तो बहुत फेस करनी पड़ेगी, जी क्योंकि बहुत सी बुराइयां पब्लिक को फेस करनी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अंदरूनी आक्रोश बहुत ज़ोरों से है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। Thank आज you, के sir. दिन आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी हमें लगा और इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी बात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो बातें आपसे हुई हैं वो आगे भविष्य में उस पर सोचने की ज़रूरत है, हमें, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को और हम तमाम लोगों को। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।